स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की पाठ्य योजना संख्या है 97 यानी कि 97। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखी गई, तो आपको अपने अनुसार जो भी आपकी संख्या होगी उसको सबसे ऊपर लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको लिखना है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी पाठ्य योजना की कक्षा है आज 6, वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है इतिहास, कालांश है प्रथम, अवधि है 40 मिनट की और दिनांक यहाँ पे लिखा गया, जिससे ये पता चलता है कि विद्यालय में किस दिन आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए थे। उसके बाद आपको प्रकरण लिखना है। आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ये कक्षा 6 के हमारा अतीत नामक जो इतिहास की किताब है उसका अध्याय 5 है। अब फाइल में आप लिख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है। प्रकरण के बाद उसका नाम भी लिखना है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। बट श्यामपट्ट कार्य में इतनी सारी चीज़ें जो अभी मैंने दिखाया विद्यालय से लेके प्रकरण तक, ये सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे भी लिखना होता है। विद्यालय में जाएंगे, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आप प्रकरण लिख के छोड़ देंगे। प्रकरण का नाम नहीं लिखना है कि किस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं। जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों के द्वारा, तब यहाँ पे आके श्यामपट्ट पे आप फिल कर देंगे उस चीज़ को। तो अभी इसको ब्लैंक छोड़ देंगे श्यामपट्ट कार्य में। उसके बाद आपको हेडिंग देख लीजिए, लिखा हुआ मिलेगा सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको अपने विषय और उप विषय को पढ़ाने से, अगर आप शिक्षक हैं या फिर छात्राध्यापक हैं, तो आप विषय जो पढ़ा रहे हैं इतिहास का, सामाजिक विज्ञान का, इसको पढ़ाने से बच्चों में कुछ चीज़ों का विकास करेंगे आप। तो जो विकास करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। इसमें देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और पाँचवा पॉइंट है छात्रों को भारत के इतिहास की जानकारी देना। ये पाँचों यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हैं। सामान्य उद्देश्य में आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो इसको आराम से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। फाइल लिखते समय आप गलती मत किया करिए, उसमें अगर एक भी गलती हो जाती है तो देखने में अच्छा नहीं लगता वो। तो इसको आराम से लिख लीजिएगा, फिर उसके आगे वीडियो को प्ले कर दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा दूसरा हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य में उन पॉइंट्स को लिखा जाता है, जैसे आज का आपका टॉपिक है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, किन किन चीज़ों का विकास होगा, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, इसमें पहला पॉइंट है छात्र प्राचीन काल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र वेदों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र प्राचीन काल के कब्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट है छात्र वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये 4 पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। इसके बाद आता है हमारा हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री हेडिंग को आप प्रयुक्त सहायक सामग्री या फिर सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इस हेडिंग के अंतर्गत उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता शिक्षक या फिर छात्राध्यापक छात्राध्यापिका 40 मिनट की क्लास में शिक्षण कार्य करते समय लेते हैं। तो शिक्षण कार्य करते समय अगर आप किसी कॉलेज में गए हैं पढ़ाने, किसी विद्यालय में, तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट और संकेतक की तो जो आप सहायता लेंगे ही, तो इसको तो कंपलसरी लिखना होता है। इसके साथ अगर आप किसी चार्ट की या फिर किसी और चीज़ की भी सहायता लेते हैं तो उसको इसके अंतर्गत लिखा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा गया हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्रों को प्राचीन काल की सामान्य जानकारी है। अब पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न, जो कि किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि बहुत से लोगों को प्रस्तावना प्रश्न बनाने के बारे में नहीं पता होता, इसकी बारीकियों के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय ये चीज़ ध्यान में, 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखा जाता है। रखिएगा कि इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रस्तावना प्रश्न निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है। ये चीज़ हो गई पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसमें प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, एक किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं कि पहला प्रश्न कुछ दूसरा चीज़ पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न कुछ अलग से विषय से आ गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन होने चाहिए 1 से लेकर 5 या 6 जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए किसी न किसी तरीके से। और इसका देख लीजिए, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इसमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक कथन की जगह अगर लड़की हैं आप, छात्राध्यापिका कर लीजिएगा इसको। तो देख लीजिए, इसमें क्रम संख्या में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन काल के लोग किस चीज़ पर लिखते थे। तो बच्चे बता देंगे, छात्रा बता देंगे, उनको प्राचीन काल के बारे में थोड़ी जानकारी है तो बताएंगे कि पत्थरों पर, ताड़पत्रों पर। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे आता है, प्राचीन काल के लोग पत्थरों तथा ताड़पत्रों पर लिखते थे, ये हमें कैसे पता चलता है। तो बच्चे बता देंगे पुरातत्वविदों द्वारा विभिन्न स्थानों की खुदाई में ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तीसरा प्रश्न आता है, फिर पुरातत्वविदों को खुदाई में और क्या क्या प्राप्त हुआ। तो बच्चे बता देंगे कि उनको सिक्के प्राप्त हुए थे, पुराने औजार प्राप्त हुए थे, पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, कब्रें प्राप्त हुई थी, ये सारी चीज़ें मिली थी। उसका चौथा प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए,
कि खुदाई में प्राप्त पांडुलिपि और कब्रों से हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पे ब्लैंक है ये, इसकी जगह पे आप लिख लीजिएगा कि मौन, और ये हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। ये छूट गया यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है इसके सामने आप लिख लीजिएगा मौन, या फिर उसके नीचे लिख लीजिएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब इसके बाद आता है हेडिंग हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, छात्रों आज हम लोग हमारे अतीत नामक पाठ्य पुस्तक से क्या बताते हैं हमें किताबें और कब्रें नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसे ही आप ये उद्देश्य कथन आप बोलेंगे, उसी तरीके से स्टार्टिंग में जो आपने श्यामपट्ट कार्य किया था वहाँ पे आपने प्रकरण के सामने खाली स्थान छोड़ा था, अपने प्रकरण का नाम नहीं लिखा था। ये उद्देश्य कथन बोलते ही वहाँ पे अपना प्रकरण का नाम लिख देंगे कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब उद्देश्य कथन के बाद आपको पाठ पढ़ाना है, तो पाठ पढ़ाने के लिए आ जाइए। अब यहाँ पे पाठ पढ़ाने को कहते हैं प्रस्तुतिकरण, हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाता है इसके अंतर्गत। अब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत देख लीजिए 5 कॉलम बनाने होते हैं आपको। पहला कॉलम देख लीजिए यहाँ पे है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा ये। तीसरा कॉलम है यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम है शिक्षण विधियाँ और पाँचवा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण बिंदु में लिखना है आपको पहला पॉइंट कि वेद क्या है। अब विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए आप बच्चों से 1-2 कि वेद कितने हैं। तो बच्चे देख लीजिए यहाँ पे छात्रा कथन में आपको लिखना है वेद के बारे में प्रश्न का उत्तर लिखना है कि वेद 4 हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछिए सबसे पुराना वेद कौन है, तो ये उनको नहीं पता है, तो ये उनके लिए हो जाएगा छात्र संभावित उत्तर देंगे, यानी कि हो सकता है उत्तर दें या फिर हो सकता है उत्तर ना दें। इसके बाद शिक्षण विधियों में लिखना है प्रश्नीकरण विधि। ये प्रश्न पूछ रहे थे तो आप इसको प्रश्नीकरण विधि लिख सकते हैं, या फिर प्रश्नोत्तर विधि भी लिखा जा सकता है इसको। अब उसके बाद जब आप बच्चों से पूछें कि वेद सबसे पुराना वेद कौन सा, वो नहीं बता पाए, समस्यात्मक उनके लिए हो गया या फिर संभावित उत्तर देंगे, तो अब उसको स्पष्टीकरण आप उसका देंगे। छात्राध्यापक का काम है कि स्पष्टीकरण देना अगर बच्चे किसी चीज़ का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर मतलब होता है कि जिस तरीके से लय और ताल के द्वारा उस चीज़ को पढ़ाते थे, पाठ द्वारा कंठस्थ कर करवाते थे। उसके बाद है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। अब इसके बाद छात्र छात्रा कथन में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान दे रहे थे तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए श्यामपट्ट कार्य पे आपको लिखना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पाठ में आप पढ़ा रहे हैं उसको श्यामपट्ट पे लिखा जाता है, सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती। सारी चीज़ें लिख देंगे तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, वो गलती करेंगे, इसलिए वही चीज़ लिखिए जो उनको याद करने योग्य हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ये ऋग्वेद। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट आता है शिक्षण बिंदु में कब्रें। अब इसके बारे में यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में आप उसकी व्याख्या दीजिए। कई बार पांडुलिपियों को सजाए हुए पत्थर मिले, पुरातत्वविदों को सजाए हुए पत्थर मिले और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों तथा लोहे के औजारों के साथ दफनाया जाता था। उसके बाद फिर से छात्र छात्रा कथन में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये भी व्याख्यान विधि है, व्याख्यान दे रहे थे कब्र के बारे में, तो ये भी व्याख्यान विधि लिख दीजिए। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे लिखिए कब्रों के साथ लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन, घोड़े के कंकाल तथा सोने के गहने भी दफनाए जाते थे। अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप देख लीजिएगा इसको आराम से, प्रस्तुतिकरण को आराम से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा। ये सारा प्रस्तुतिकरण मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद अब आगे चलते हैं हम अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न की तरफ। पुनरावृत्ति का प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछा जाता है बीच बीच में 40 मिनट की क्लास में, जिससे उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, पढ़ाई की तरफ लगा रहे। एक अच्छे शिक्षक की यही निशानी होती है कि वो जब बच्चों का ध्यान भटकने लगे तो उसको पहचाने कि कब बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उस समय कुछ प्रश्न पूछ ले बच्चों से जिससे उनका ध्यान वापस पढ़ाई की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है और दूसरा है ऋग्वेद लगभग कितने वर्ष पुराना है। अब उसके बाद हेडिंग आता है मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है यहाँ पे कि उसने जो 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया है वो बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है और कितने अच्छे तरीके से उसने पढ़ाया है।
अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ज़्यादातर बच्चों को वो चीज़ें समझ में आई होंगी और ज़्यादातर बच्चे उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगर कोई भी बच्चा उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक के पढ़ाने के तरीके में कोई कमी है, उसको अपनी टेक्निक सुधारने की ज़रूरत है। इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है इसमें, ऋग्वेद की पांडुलिपि सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? और दूसरा प्रश्न है, कब्रों में मनुष्य के साथ और कौन कौन सी वस्तुएं दफनाई जाती थी? अब उसके बाद लास्ट यहाँ पे हेडिंग आता है गृह कार्य। गृह कार्य को इंग्लिश में हम कहते हैं होमवर्क। सभी को पता है ये कार्य दिया जाता है घर से करके लाने के लिए। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए और बोल दीजिए कि ये लिख के ले आइएगा या फिर याद करके आइएगा, कल की क्लास में ये चेक होगा या फिर पूछा जाएगा। तो गृह कार्य के समाप्त होने पे हमारा लेसन प्लान भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही लेसन प्लान की आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपको किस पाठ्य योजना के ऊपर, आप टॉपिक ज़रूर बताया करिए किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपको चाहिए लेसन प्लान के द्वारा। मैं जल्दी से जल्दी उस लेसन प्लान को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखना है, जिससे मैं आप लोगों के द्वारा बताए गए लेसन प्लान को जब अपलोड करूँ तो आप उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़े हैं, कहीं भी जुड़े हैं, उनके साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी लेसन प्लान बनाने के तरीके के बारे में पता चले, लेसन प्लान की बारीकियों के बारे में पता चले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।